Hello students, welcome back to the online class and today we are going to discuss our new chapter number 8, which is Introduction to Trigonometry. ठीक है, अभी आप ट्रिग्नोमेट्री एक नई चीज़, नया टॉपिक है जिससे आप इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की इन विच वी आर स्टडीड अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल्स, है ना, रिलेशन ऑफ राइट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। जैसे हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है तो लेट अस अज्यूम दैट एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके जो बाकी के दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स का इनसाइड के साथ क्या रिलेशन होता है ना, वहीं से हम ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर आगे चल के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हमें कहीं कहीं मिलेगी। तो बेसिकली जो हमारा हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जो हमारा रीज़न है वो ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हमें जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से ही स्टार्ट करना है। और क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री? ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की उसके साइड्स का उसके करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल्स के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज़ को हमें बताती है या हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कैसे रिलेशंस होते हैं, है ना? ये रिलेशंस एक रेशियोज के फॉर्म में होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही वो होते हैं, वो रेशियोज होते हैं जो किसी भी करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल को उनसे उनकी उस ट्रायंगल की साइड्स से रिलेट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने से पहले हम ये जान लें, पूरी तरीके से जान लें कि राइट एंगल ट्रायंगल में उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे हमको कंसीडर करना रहेगा, कैसे, जब तक हम उसके बारे में बेसिक्स नहीं जान लेंगे तो हमें इसको करने में दिक्कत आएगी। अभी तक क्या था, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते थे कहीं पे भी, तो हमें जो है ये नहीं तय होता था कि हम किसको बेस एज्यूम करें या किसको हम किसको हम परपेंडिकुलर एज्यूम करें। हाइपोटेन्यूज के बारे में हमारे पास नॉलेज थी कि द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता था। लेकिन अभी क्या है, पहले था कि जब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने क्या ज़्यादा ज़्यादा एरिया निकाला था या कहीं कहीं हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो साइड्स थी, इन्हीं में से हम एक को बेस मान लेते थे, किसी एक को हाइपोटेन्यूज मान लेते थे, एल्टीट्यूड मान लेते थे, हमारा काम हो जाता था। चाहे हम इसको एल्टीट्यूड मान लें या इसको एल्टीट्यूड मान लें, हो जाता था। जनरली जो साइड स्टैंड अप पोजीशन में रहती थी, यानी कि परपेंडिकुलरली स्ट्रेट होती थी, है ना, उसी को हम वर्टिकल होती थी, जनरली आप जान लीजिए वर्टिकल होती थी, उसी को हम क्या करते थे, एल्टीट्यूड मान लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ कौन सा एल्टीट्यूड है, कौन सा बेस है, ये सारी चीज़ें एंगल्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। जो जिस करस्पॉन्डिंग एंगल जिस एंगल के बारे में आप स्टडी कर रहे होंगे वो एंगल ये डिसाइड करेगा कि कौन सी साइड एल्टीट्यूड है एंड विच वन इज बेस। लेट अस एज्यूम दैट हम एंगल सी की बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल सी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज दैट साइड विच इज जस्ट अपोजिट टू द एंगल ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, एंगल अंडर और कंसिडरेशन है, उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। तो अगर हम सी को कंसीडर करेंगे तो सी के सामने वाली साइड ए भी हमारी एल्टीट्यूड हो जाएगी। अगर हम ए को कंसीडर करके ए के बारे में स्टडी करेंगे तो ए के सामने वाली साइड यानी बी सी हमारी एल्टीट्यूड हो जाएगी। तो आई थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको।
हाइपोटेन्यूज दोनों सिचुएशंस में, चाहे हम सी की स्टडी करें या ए की स्टडी करें, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की डिफिनेशन यही दी गई है कि द साइड अपोजिट टू द right angle of a triangle is named as hypotenuse, and hypotenuse is the largest side of the right angle triangle. So AC is always a hypotenuse. Either we take A as an angle of consideration or we take angle C in our consideration, है ना. So चेंज क्या होना है, चेंज सिर्फ बेस और एल्टीट्यूड होना है, और वो भी कैसे चेंज होना है, एज अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल. इफ वी कंसीडर एंगल C, है ना, in our study if we consider angle C as an acute angle, if we consider acute angle C in our consideration, then side opposite to angle C is altitude, and the third one is base. This is hypotenuse, this is altitude, and this is base. But if we are going to consider angle A, then this remains hypotenuse, and side opposite to the angle is perpendicular, and now AB is the base of the triangle. ठीक, अभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट. ठीक, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना. इनका एब्रिवेटेड फॉर्म लिखते हैं. जैसे साइन को हम सिर्फ SIN लिखते हैं, कोसाइन को सिर्फ कॉस लिखते हैं, इसको साइन कॉस. टेंजेंट को सिर्फ टैन लिखते हैं, कोटेंजेंट को सिर्फ कॉट लिखते हैं, सेकेंट को सेक लिखते हैं, और कोसेकेंट को कोसेक लिखते हैं. ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. अब अगर हम बात करें, हम कंसीडर करते हैं एंगल C, तो साइन ऑफ एंगल C, कोसाइन ऑफ एंगल C, टेंजेंट ऑफ एंगल C, कोटेंजेंट ऑफ एंगल C, सेकेंट ऑफ एंगल C, एंड कोसेकेंट ऑफ एंगल C. तो इसको हम साइन C, कॉस C, कॉट C, सेक C और कोसेक C बोलेंगे. ठीक, ऐसे ही अगर हम एंगल A के लिए कंसीडर करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, साइन A, कॉस A, टेन A, कॉट A, सेक A और कोसेक A. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, ये रेशियोज होते हैं. अब इनकी वैल्यू कैसे हम पता करें, ये तो साइन ऑफ एंगल C कितना होता है, क्या रेशियो में होता है, उसके लिए हमको ये याद रखना होगा कि साइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, ये होता है. और एक चीज़ और जो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये जो रेशियोज होते हैं साइन, कोसाइन, टेन, कोटेंजेंट और ये सेकेंड, ये छह आपस में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं. लाइक साइन इज इनवर्स ऑफ कोसेकेंट यानी कॉसेक. साइन थीटा कंसीडर कर लेते हैं एंगल को. यहाँ आप देखोगे कि एंगल को थीटा, फाई, अल्फा, है ना, ये तमाम ऐसे नोटेशंस आपको दिए जाएंगे, है ना. तो थीटा मीन्स थीटा इज अ वेरिएबल यूज्ड फॉर एंगल्स. जैसे अभी तक आप वेरिएबल यूज करते थे, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे या लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे, तो उसमें कोई अननोन क्वांटिटी को आप x, y, a, b, c, d कुछ भी मान लेते थे.
ठीक है। जनरली जो ट्रेंड में है एंगल्स को, जैसे आप कहते हैं ना ट्रेंड में है, तो एंगल्स को एज्यूम करने का जो ट्रेंड है वो ये इटैलिक साइंस जो होते हैं, थीटा, गामा, अल्फा, बीटा, फाई, जाई, है ना, ऐसी सारी चीज़ों से हम एंगल को एज्यूम करते हैं। तो ये थीटा देख के आप ये मत कोई ये दैट इज़ नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनी एंगल, थीटा इज़ नॉट अ कांस्टेंट, है ना, थीटा इज़ अ वेरिएबल, है ना, एंड इट इज़ एन आर्बिट्रेरी, इट इज़ आर्बिट्रेरी वेरिएबल। आप स्वेच्छा से ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने यहाँ थीटा लिखा तो आप थीटा लिखो, आप ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, कुछ भी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरिएबल, इट डू नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये थीटा की कोई निश्चित मान नहीं। हाँ, अगर यहाँ एंगल 30 डिग्री दे दिया गया, थीटा को मेज़र किया गया यूजिंग प्रोटेक्टर और एनी अदर इक्विपमेंट, है ना, अगर थीटा को हम मेज़र कर लें 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में 30 डिग्री होगी, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए थीटा 30 डिग्री होगा, नॉट फॉर एनी अदर ट्रायंगल। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हम किसी क्वेश्चन में एज ऑफ सन को x मानते हैं, किसी क्वेश्चन में एज ऑफ फादर को x मानते हैं, तो जैसे x की वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में सन की एज को हमने x माना तो अगले में भी x की वही वैल्यू मतलब कंटिन्यू करेगी। तो इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, अगर गिवन है कहीं या हम कहीं से फाइंड कर लेते हैं, बट थीटा इज नॉट अ कांस्टेंट, है ना, इट इज़ अ वेरिएबल यूज्ड टू एक्सप्रेस एंगल्स। सो हम थीटा इसलिए लिख रहे हैं कि कुछ ऐसे खाली साइन लिखना थोड़ा सूनापन लगेगा, तो साइन ऑफ थीटा इज इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इनवर्स ऑफ सेक थीटा एंड tan theta is inverse of cot theta। अच्छा, ये चीज़ पता कैसे चली? ये चीज़ इन्हीं रेशियोज को डिफाइन करते समय पता चली कि जो कोटेंजेंट होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेकंड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, और कोसेकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। तो आप देखोगे यहाँ पर साइन और कोसेक, ये p अपॉन h है, ये h अपॉन p है, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, है ना। ऐसे कॉस और सेक में आप देखो वही रिलेशन है, टेन और कॉट में भी वैसा ही रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एक चीज़ और कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक। ऐसे ही आप कह सकते हो, इसको भी बताते हैं, ये भी ऐसे ही आप कह सकते हो कि इसी का इनवर्स मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अनदर रिलेशन इज tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, भाई इनवर्स है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर आप देखो एक बार, अगर आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर रखते हो तो p मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर चला जाएगा, p अपॉन b हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। अभी एक चीज़ और आप देखो, अगर हम साइन अपॉन कॉस करें, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं करता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वही जो हमने 7th 8th में पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाता है
अगर 4 रेशियो मतलब फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन लिखा है तो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ numerator is multiplied by numerator of denominator, so it becomes p into h and this becomes b into h. H cancel, this is equals to p upon b and p upon b is equals to tan theta. ओके, तो हम tan theta को 1 upon cot theta के अलावा और क्या लिख सकते हैं, sin theta upon cos theta. तो अगर tan जो है वो cot का इन्वर्स है, अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस होता है तो जेन्युइनली cot थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इन्वर्स उसी का. ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं हम कि इसको हम याद कैसे रखें, है ना. ये जो रेशियोज हैं हमारा, ये किसी भी करस्पॉन्डिंग एंगल का जो उसके साइड्स के साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ जो रेशियो है, इसको हम याद कैसे रखें. तो याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सुनने में हमारे आती हैं. ऐसा किसी को किसी बोर्ड ने मान्यता नहीं दे रखी है कि यही तरीका है याद रखने का. जनरल सा तरीका यही है याद रखने का कि आप इसको अपने दिमाग में बैठा के रखें, और अगर नहीं याद होता है तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सा तरीका है ना. ये सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, बियॉन्ड द स्टडी से ही बाहर है ना. बस क्या है कि हम इसको याद रखने के लिए, याद करने के लिए कर लेते हैं. वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. दिस इज अ यू कैन से दैट ट्रिक तो नहीं कह सकते बिकॉज ट्रिक तो चोरों और ठगों के लिए होती है. आप ये कह सकते हो कि याद रखने की एक सिंपल सी टेक्निक है. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल 6 वर्ड्स. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तौले. सोना चांदी तौले. सोना मीन्स साइन थीटा, चांदी टी फॉर चांदी मीन्स कॉस थीटा, और तोले टी फॉर टैन थीटा. पंडित मीन्स परपेंडिकुलर, बद्री मीन्स बेस, प्रसाद मीन्स फिर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज एंड बोले मीन्स बी फॉर बेस. ठीक है. सो ये तरीका है. और एक और तरीका है कि अब ये किसी कंट्री का नाम नहीं ऐसे लेना चाहिए, बट याद करने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. ठीक है. लेकिन इस चीज़ को नहीं ज़्यादा हम वैल्यू करते हैं क्योंकि ये लोगों का बनाया हुआ है, अपनी अपनी सोच. ठीक है. तो ये चीज़ हम ज़्यादा हमको सुटेबल है हमारे लिए, क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तौले. तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब साइन इज द इनवर्स ऑफ, ये याद रखना होगा, साइन का इनवर्स कोसेक होता है. ठीक है. तो कोसेक साइन का इनवर्स होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. कॉस का इनवर्स सेक होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा. टैन का इनवर्स कॉट होता है इसलिए वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. कोई उल्टा या पलटा नहीं बोलेगा कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट. उल्टा नहीं, इनवर्स. ज़्यादातर लोग उल्टा यूज़ करते हैं, उल्टा नहीं. ठीक है. इनवर्स. सो अब अगर हम इसी रूल्स, इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABC की, जिसमें हमें साइन C लिखना है. ठीक है. तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. द वैल्यू ऑफ द साइन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. ठीक है. एंड परपेंडिकुलर, विच साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर साइड इज जस्ट अपोजिट टू द एंगल ऑफ कंसिडरेशन. तो परपेंडिकुलर हो गई हमारी AB और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC. तो इस तरीके से परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. ऐसे अगर हम बात करते हैं cos C की, तो cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये हाइपोटेन्यूज है, C
सी के लिए बात कर रहे हैं, एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हो गया एल्टीट्यूड, तो जाहिर सी बात है ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड, ठीक है, वो हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन AC। tan C की बात करें तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो C की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड यानी AB और बेस हो जाएगी BC, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन BC। cot C की बात करो अगर आप, तो अब आप देखो ना cot क्या है, tan का इनवर्स है, तो यानी tan में जो आया है रेशियो उसी को हम इनवर्स कर देंगे, BC अपॉन AB कर देंगे। अभी बात करते हैं sec की, तो sec फॉर एंगल C इज inverse of cos, that is hypotenuse of base, which means hypotenuse upon base, which means AC upon BC। और cosec C क्या होगा, वो साइन का इनवर्स होगा, that is AC upon AB, ठीक। यही चीज अगर हम एंगल A के लिए भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लिख के देखते हैं। साइन A की अगर हम बात करते हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं A की, तो ये चीज हमारी पलट जाएगी। पलट कैसे जाएगी, द साइड अपोजिट टू एंगल A इज नाउ एल्टीट्यूड of the triangle and the third side is base, okay। So for sin A, altitude upon what, altitude means same thing as perpendicular, है ना। So perpendicular upon hypotenuse, which means BC upon AC, BC upon AC। If we are talking about cos A, then it is AB upon AC, just because of cos theta is equals to base upon hypotenuse, which means AB upon AC। And in the case of tan A, it is equals to sin upon cos भी आप कर सकते हो, या सीधे कह दो क्या, perpendicular upon base। Now the perpendicular is BC and base is AB, है ना। देखिए पलट जा रहा है सब कुछ। अब अगर हम बात करें cot A की, तो cot A इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan A। फॉर sec A we are going to take the reciprocal of cos A, and for cosec A that is equals to AC upon BC, ठीक है। सो ये इतनी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है ना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमें जानना है वो इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। अभी क्या है कि एक जनरल सा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, आएगा नहीं मुझे पता है, कुछ ही बच्चों के दिमाग में आया होगा कि क्या इन साइड्स को इंक्रीज कर दिया जाए। ये 3 साइड्स हैं, किसी भी 2 साइड को अगर हम इंक्रीज करेंगे या एक साइड को हम डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो क्या इन साइड्स को डिस्टर्ब करने पर, लेंथ बढ़ाने या घटाने पर, क्या इन रेशियोज पे कोई डिफरेंस पड़ेगा, क्या ये रेशियोज चेंज होंगे? नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, दूसरी शर्त उसमें ऐड करनी होगी, वो क्या कि वैल्यू ऑफ एंगल नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आप ट्रायंगल को, किसी साइड को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो करस्पॉन्डिंग सारी साइड्स को उतना ही आप उसी हिसाब से इंक्रीज कर रहे हो, अगर कि एंगल्स ये ए और बी की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है तो रेशियो पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, अदरवाइज रेशियो पर डिफरेंस आएगा। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अनडिस्टर्ब्ड रखना है तो उसके लिए हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी अनडिस्टर्ब्ड रखना होगा। एंगल्स को अनडिस्टर्ब्ड रखते हुए हम साइड को कितना भी बढ़ा दें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होंगे। अगर एंगल डिस्टर्ब होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी।
ठीक है। सो फॉर इंट्रोडक्शन दिस मच इज एनफ फॉर यू ऑल, है ना। नाउ वी आर गोइंग to discuss an introduction for further exercise. This is enough for your first exercise, है ना। अभी हम जल्दी से एक चीज़ और कर लेते हैं, उसके बाद हमको कुछ इंट्रोडक्शन नहीं बाकी रह जाएगा, है ना। वो है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सम डेफिनिट एंगल्स। कुछ डेफिनिट एंगल्स पर हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो डिफाइंड हैं, है ना। कुछ मतलब कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर दिया गया है तो सारे एंगल पे डिफाइन, लेकिन कुछ एंगल्स है ना जिसको हमें जान लेना है, जिसे हमें पढ़ना है, जिनके बारे में हमें अपनी क्लास 10th में पढ़ना है। वो एंगल्स कौन कौन से हैं? वो एंगल है 0 डिग्री, after that 30 degree, now 45 degree, 60 degree and 90 degree। ये 5 एंगल हैं जिनकी वैल्यू का टेबुलेशन करके हमें दिया जाता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम सारे लिख लेते हैं। इधर आपकी वैल्यू ऑफ थीटा चलेगी, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी इसको याद रख पाना भी कुछ मुश्किल होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद होगा तो हम इसके लिए भी एक मंत्र आपको भी बताते हैं। ये टेबुलेशन मैंने कर दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारे ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। इनकी वैल्यूज डिफाइंड हैं, वैल्यूज और भी डिफाइंड हैं, लेकिन हमको पढ़ना सिर्फ इतना है ना। तो इसको हम जानेंगे कि ये कितनी होती है। तो एक बार मैं आपको वैल्यू बताऊं, फिर उसके लिए आपको गुरु मंत्र दूं, उससे अच्छा है कि मैं शुरुआत ही वहीं से करता हूँ, ठीक है। कैसे, अगर आपको नहीं याद होता है तो आप कैसे एग्ज़ाम में इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे? वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, है ना। अगर नहीं होती है तो इन दैट केस समटाइम्स ऐसा होता है कि हम वैल्यूज़ नहीं याद रख पाते, भूल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए उस समय हमारा ये गुरु मंत्र काम आएगा आपको। ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं इसको डिस्कवर किया है किसी आगे से ही आया है, मेरे पास भी विरासत में ही मिला है मुझे भी, मेरे मैथ्स टीचर से। सो 0 से ये शुरू हैं, 0 से हम भी शुरू करेंगे, लेकिन हम 0 के बाद 30 नहीं पहुँचेंगे। 0 के बाद 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, है ना। फिर बता दे रहा हूँ, ये जितनी टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये ऑफिशियल टेक्निक नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ है। ऐसा हम चीज़ों को याद रखने के लिए अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये किसी दुनिया की किसी किताब में ऐसा मिलेगा नहीं, आपको किसी ना किसी विद्वान के द्वारा ही ये पता चलेगा। 4 तक गए थे तो हमने 4 से सबको डिवाइड भी कर दिया। शुरू किया 0 से, गए 4 तक, फिर 4 से सबको डिवाइड किया, उसके बाद स्क्वायर रूट सबका कर देंगे।
ये, ठीक। 0/4 और उसका स्क्वायर रूट तो 0 ही आएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/√2 हो जाएगा। इनका √3/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अब ये जो वैल्यू आपको मिली है इसको आप एज इट इज साइन के लिए उतार दो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ठीक। ये लिख लिया। अब आप अपनी बुक में देखना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। अभी कॉस के लिए क्या करना है, कॉस के लिए साइन को उल्टा लिखना शुरू कर देना है। मतलब पीछे से जो 90 है वो 0 पे आ जाएगा, जो 60 पे है दैट कंटिन्यू विथ 30, इट रिमेन्स सेम, फिर ये आ जाएगा यहाँ, और जो सबसे आगे था वो आ जाएगा सबसे नीचे। कोई झंझट? नो झंझट, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि साइन अपॉन कॉस होता है tan के इक्वल, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो पढ़ा था। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos theta for all values of theta. So if we replace theta by 0, so this implies that tan 0 degree is equals to sin 0 upon cos 0. So tan theta मतलब tan 0 क्या हो जाएगा, sin 0 upon cos 0, तो 0/1 ये 0 हो जाएगा। 1/2 अपॉन √3/2 सिंप्लीफाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/√3। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, ठीक है, तो बचेगा 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3। अब आया 1/0। 1/0 ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी कोई नहीं कहेगा, नॉट फाइनाइट नहीं कोई कहेगा। हाँ, नॉट फाइनाइट कह सकते हो, इन्फिनिटी नहीं कहेंगे। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, और अनंत वही होता है जिसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई हो, है ना। ये तो अनादि अनंत है, भोलेनाथ हैं ये, है ना। 1/0 जो है ये अनादि अनंत है ना, इसकी शुरुआत होती है, तो जो उसकी शुरुआत ही नहीं हुई उसका अंत कहाँ से होगा। इनफाइनाइट, इट इज़ नॉट फाइनाइट, या आप ये कह सकते हो नॉट डिफाइंड, है ना। सो इसके रेशियो को हम लिखेंगे इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक। फिर बात आती है सेक थीटा की। तो सेक को हम जानते हैं, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो सेक थीटा लिखने के लिए हमें, सेक के किसी भी एंगल की वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉस की जो वैल्यू है उसका इन्वर्स कर देना होगा। क्योंकि देखो आप, सेक इज द इन्वर्स ऑफ कॉस। सो कॉस 0 में 1 लिखा है, 1 का मतलब 1/1 है। सो 1/1 को आप रेसिप्रोकल करोगे, इन्वर्स करोगे, तो इट अगेन बिकम्स 1। ये √3/2 है, इनका इन्वर्स करोगे तो ये हो जाएंगे 2/√3। ऐसे इनका इन्वर्स करोगे, √2/1 मीन्स सिर्फ √2, 2/1 का मतलब 2। ये देखो यहाँ ध्यान देना, ये है 0 को आप लिख सकते हो 0/1, इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/0, फिर आ जाएंगे महादेव, ठीक है। यानी कि नॉट डिफाइंड, इनको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित है, अनादि अनंत, ठीक है। तो ये हो गई फिर से यहाँ पे नॉन फाइनाइट। अब अगर आप बात करते हो कोसेक की, है ना, तो फिर वही पिछला ज्ञान हमारे काम आएगा, क्या कि कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो कोसेक थीटा साइन का इनवर्स है, और साइन में फिर मिल गया 0 का मतलब 0/1,
रेसिप्रोकल करोगे वही अनादि अनंत मिलेंगे। ठीक है, और हम तो कह रहे हैं कि इन्हीं को पलट के लिखते चले जाओ। इनफाइनाइट यहाँ था, यहाँ लिख दो, यहाँ 2 था, यहाँ लिख दो, यहाँ √2 था, ये भी। क्या फायदा उनसे संपर्क साधने का, यहीं से सारा काम हो गया। ऐसे cot थीटा, cot क्या है, tan का इनवर्स है। ठीक है, तो ये है 0/1, पलटेंगे तो भोलेनाथ हो जाएंगे, यानी कि अनादि अनंत, यानी कि नॉट डिफाइंड। इसको आप इन्वर्स करोगे √3 1, वही क्रम में मिलता चला जा रहा है आपको, 1/√3। और ये क्या है, ये भगवान भोलेनाथ हैं। अब भोलेनाथ को उल्टा करने को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इन्फिनिटी को अगर आप उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब वही इन्वर्स करोगे, देखो हम भी उल्टा बोल दिए, इन्वर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारे सामने है और इन वैल्यूज़ को हमें याद रखना होगा। ये करने से अच्छा है कि हम इसको याद कर लें एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में याद करने के लिए रटना बिल्कुल सबसे गंदा तरीका है। इसको याद करने के लिए अगर आपके पास रिफ्रेशर है तो आफ्टर एनसीईआरटी आप रिफ्रेशर से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात आती है। आई थिंक दैट इज़ नॉट इन अ सिलेबस दिस ईयर, है ना। सो अगर वो चीज़ सिलेबस में है तो उसको हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। अंटिल देन स्टे हेल्दी and stay safe at your home. Thank you class.